कुछ किरदार हैं जो थे या नहीं ये तो नहीं पता, पर इनके किस्से ज़रूर हैं और इतने मज़ेदार हैं कि बरसों से हमारे चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। ऐसे ही हैं जनाब शेख चिल्ली, जो एक मशहूर काल्पनिक किरदार हैं। वो अपनी मासूमियत, अजीबो-गरीब सपने और अनोखी सोच के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानियां हमेशा एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सपने तो बड़े होते हैं, पर हकीकत उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। और वैसा ही एक मजेदार किस्सा है उनके नाम का कि आखिर शेख चिल्ली का नाम शेख चिल्ली क्यों पड़ा। शेख चिल्ली के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे, सो माँ ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सारे बच्चे उसे शेख कहा करते थे। एक दिन मौलवी साहब ने पढ़ाया कि लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है और रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। तभी शेख दौड़कर अपनी साथियों के पास आया और बोला, अरे वो मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं। फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वो रो रही थी। शेख बार बार समझाता रहा, देखो देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। अब किसी ने पूछा कि शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है। तभी शेख ने बोला, अरे लड़की है तो चिल्ली ही कहेंगे ना, लड़का होता तभी तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे और तभी उसका नाम शेख चिल्ली हो गया। अब असल बात फिर भी शेख चिल्ली को समझ में नहीं आई और ना ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। शेख चिल्ली का नाम उनके भोलेपन के कारण पड़ा, ये तो आपने जान लिया। लेकिन शेख चिल्ली के भोलेपन का एक और मजेदार किस्सा है। जब शेख चिल्ली दूध वाले से दूध देने को कहते हैं, लेकिन 1 लीटर नहीं बल्कि 1 गज दूध। शेख चिल्ली का बचपन अजीब व गरीब वाकयात से भरा था। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी तुम या अब्बू मुझसे कोई काम ही नहीं कराते। सभी बच्चों के अम्मी अब्बू उनसे कोई ना कोई काम कराते हैं। क्या मैं इतना नकारा हूं कि तुम मुझे किसी काम के काबिल ही नहीं समझते। शेखू की बात सुनकर रशीदा बेगम चौंक पड़ी। अरे ये बच्चा अभी से क्या काम करेगा, अभी तो खुद बदना भर पानी नहीं ला सकता। लेकिन ये बात उन्होंने शेख चिल्ली पर प्रकट नहीं होने दी और प्यार से सहलाते हुए बोली, ठीक है मेरे राजा बेटे, अब मैं तुमसे भी कोई ना कोई काम कराती रहूंगी। माँ का दुलार पाकर शेख चिल्ली खुश हो गया और मदरसे से मिला सबक पूरा करने लगा। दूसरे दिन सुबह जब मदरसा जाने के लिए वो निकला तो देखा कि अम्मी दरवाजे पर फेरी वाले से कपड़े खरीद रही हैं। उसे पास से गुजरता देखकर अम्मी ने उसे आवाज दी, जरा इधर आना शेखू। शेख चिल्ली का भी मन था कि वो फेरी वाले के पास जाकर नए नए कपड़े देखे। अम्मी की पुकार सुनकर वो खुश हो गया और दौड़कर उनके पास पहुंच गया। अम्मी ने उससे कहा, बेटे देख तो इसमें से तुझे कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है। शेख चिल्ली ने एक बार रशीदा बेगम की तरफ खुश होकर देखा और फिर उसकी निगाहें फेरी वाले के कपड़ों पर दौड़ने लगी और अंततः उसने लाल लाल छापों वाले कपड़े की थान पर अपनी उंगली रख दी। रशीदा बेगम को भी लाल बूटों वाला वो कपड़ा पसंद आ गया और उसने फेरी वाले से कहा, भैया इसमें से 1 गज निकाल दो। फेरी वाले ने अपने पास से एक फीता निकाला और कपड़े के किनारे पर उसे फैलाकर माप लिया और कैंची से कपड़ा काटकर रशीदा बेगम को थमा दिया। शेख चिल्ली के लिए माप का ये शब्द गज नया था और बाहें फैलाकर कपड़ा मापने का तरीका भी उसके लिए नया और दिलचस्प था। गज और हाथ फैलाकर कपड़े माप लेना, ये 2 बातें शेख चिल्ली के दिमाग में बैठ गई। शाम को शेख चिल्ली मदरसे से वापस आया
और बस्ता रखकर हाथ मुंह धोने लगा। तभी रशीदा बेगम ने उसे दुअन्नी थमाते हुए कहा, बेटा दौड़ कर जाओ और कोने वाले हलवाई से 2 आने की दूध लेकर आओ। शेख चिल्ली ने मुट्ठी में दुअन्नी दबाई और दूध लेने के लिए एक बड़ा कटोरा चौके से लेकर दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। गांव के कई लोग हलवाई की दुकान पर खड़े थे। हलवाई अपने दोनों हाथ में एक एक मग पकड़े था और एक हाथ ऊपर करते हुए उससे गर्म दूध की धारा गिराता और दूसरे हाथ को नीचे कर उस दूध की धार को मग में भर लेता। फिर भरे हुए मग वाला हाथ ऊपर करता और खाली मग वाला हाथ नीचे। यही वो बार बार दोहरा रहा था। शेख चिल्ली के लिए यह दृश्य नया था। दूध ठंडा करने का यह तरीका उसके लिए नया था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हलवाई कर क्या रहा है। फिर उसे सुबह की घटना याद हो गई। कपड़ा वाला भी तो इसी तरह कपड़े की लंबाई माप रहा था। उसने सोचा, ये दूध वाला जरूर दूध की लंबाई माप रहा है। ऐसा सोचकर उसे गर्व हुआ कि सही वक्त पर उसके दिमाग ने साथ दिया और वो ये समझने के काबिल हुआ कि दूध वाला क्या कर रहा है। शेख चिल्ली को अपने पास देर से टकटकी लगाए खड़ा देखकर हलवाई ने पहले सोचा कि ये किसी ग्राहक के साथ आया होगा, लेकिन जब पहले से खड़े ग्राहक दूध लेकर लौट गए तब भी शेख चिल्ली को वहीं खड़ा देखकर हलवाई ने पूछा, ए लड़के, तुझे क्या चाहिए? शेख चिल्ली की नींद टूटी और उसने कहा, दूध। कितना दूध चाहिए? हलवाई ने शेख चिल्ली से पूछा। अब अम्मी ने तो बताया नहीं था कि कितना दूध लेना है, फिर भी दिमाग पर जोर डालते हुए उसने कहा, अब 1 गज दूध दे दो। हलवाई और उसकी दुकान पर खड़े लोगों ने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो ठहाका मारकर हंस पड़े। शेख चिल्ली समझ नहीं पा रहा था कि लोग हंस क्यों रहे हैं, लेकिन हलवाई समझ गया कि शेख चिल्ली दूध की माप नहीं जानता। इसलिए उसने शेख चिल्ली से पूछा, क्यों बेटे, पैसे लाए हो? हाँ, शेख चिल्ली ने कहा और दुअन्नी हलवाई को थमा दी। हलवाई ने उस कटोरे में 2 आने की दूध डाल दिया। जब शेख चिल्ली दूध लेकर घर की ओर चलने लगा तब उसके बढ़ते ही एक ग्राहक ने दुकानदार से जोर से कहा, देना भैया, मुझे भी 1 गज दूध। और फिर एक साथ ठहाके की गूंज शेख चिल्ली के कानों में पड़ने लगी। दोस्तों, शेख चिल्ली के इस भोलेपन का पता तो हर किसी को था ही। ऐसे में कई बार उनके भोलेपन का फायदा भी कई लोग उठा लिया करते थे। आखिर दराती यानी हांसियों को बुखार कैसे लग सकता है, ये बात भी शेख चिल्ली एक बार समझ नहीं पाए। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान से उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आ जाऊंगी। आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दराती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दराती उठाकर जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दराती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ न कट जाए, अम्मी ने समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन। स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उसके मुंह में पानी आने लगा। चलते चलते अचानक सड़क पर ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूं मैं? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उसने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया
और उसे सर पर रखकर वापस आ गया। गट्ठर को उसने पड़ोसी के घर देकर पैसे लिए। तब उसे याद आया कि दराती तो वो जंगल में ही छोड़ा है। दराती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए वापस जंगल पहुंचे। दराती वही पड़ी हुई थी जहां उसने छोड़ कर रखी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उसे झटका लगा और दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वो दराती को उलट पलट कर देखने लगा और समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर दराती इतनी गर्म हुई कैसे। वो अभी दराती का निरीक्षण कर ही रहा था कि उसके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दराती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, अरे क्या बात है, तुम दराती को ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे मेरी दराती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए लेकिन ऊपर से गंभीर आवाज में उसने कहा, तुम्हारी दराती को बुखार हो गया है। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई और उसने कहा, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूं इसका इलाज। जुम्मन के दिमाग में दराती हथियाने की योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और पीछे पीछे शेख चिल्ली चले। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में रस्सी बांधकर उसने कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो, शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा। शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी ही देर बाद वो दराती निकाल कर ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गए। शाम में जब नींद खुली तो उसने सोचा दराती का हालचाल जान लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़ा, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा तो जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उसने सोचा, अरे जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की थी, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, पास में ही रस्सी पड़ी थी। उसने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगा। पड़ोसियों ने देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उसने अपनी दराती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा ले जाने के कारण जुम्मन को दराती निकालने का वक्त ही नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दराती को निकाल कर रख दिया और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया है। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे और देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आप आ गए, मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने जवाब दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने तुझे बताया? जुम्मन के अब्बा ने अपनी मां की रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और उसकी ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दराती के साथ घर वापस लौट आए, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वैसे शेख चिल्ली भोले जरूर थे, लेकिन उनका दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो अजीबोगरीब सवाल किया करते थे, और सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि अगर कोई उसका हल निकलता तो उसे आजमा कर भी देख लिया करते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक बार सोचा कि मर के देखा जाए। क्या हुआ, सुनिए इस कहानी में।
शेख चिल्ली पूरा बेवकूफ था और हमेशा बेवकूफी भरी बातें ही करता था। शेख चिल्ली की माँ उसकी बेवकूफी भरी बातों से हमेशा परेशान रहती थी। एक बार शेख चिल्ली ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, लोग मरते कैसे हैं? अब माँ सोचने लगी कि इस बेवकूफ को कैसे समझाया जाए कि लोग कैसे मरते हैं। माँ ने कहा कि बस आंख बंद हो जाती है और लोग मर जाते हैं। शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे एक बार मरकर देखना चाहिए। उसने गांव के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदा और उसमें आंख बंद करके लेट गया। रात होने पर उस रास्ते से दो चोर गुजरे। एक चोर ने दूसरे से कहा कि हमारे साथ एक साथी और होता तो कितना अच्छा होता। एक घर के आगे रहता, दूसरा घर के पीछे और तीसरा आराम से घर के अंदर चोरी करता। शेख चिल्ली ये सब बात सुन रहा था और अचानक बोल पड़ा, अरे भाइयों, मैं तो मर चुका हूं। अगर जिंदा होता तो तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक चोर शेख चिल्ली से बोला, भाई जरा गड्ढे से बाहर निकलकर हमारी मदद कर दो, थोड़ी देर बाद आकर फिर मर जाना। मरने की ऐसी भी क्या जल्दी है? शेख चिल्ली को गड्ढे में पड़े पड़े बहुत भूख लगने लगी थी और ठंड भी। उसने सोचा कि चलो चोरों की मदद कर ही दी जाए। तीनों ने मिलकर तय किया कि शेख चिल्ली घर के अंदर चोरी करने जाएगा। एक चोर घर के आगे खड़ा रहकर ध्यान रखेगा और दूसरा चोर घर के पीछे ध्यान रखेगा। शेख चिल्ली को तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो चोरी करने के बजाय घर में कुछ खाने पीने की चीज ढूंढने लगा। रसोई में शेख चिल्ली को दूध, चीनी और चावल रखे हुए मिल गए। अरे वाह, क्यों ना खीर बनाकर खाई जाए। शेख चिल्ली ने सोचा और खीर बनानी शुरू कर दी। रसोई में ही एक बुढ़िया ठंड से सिकुड़ कर सोई हुई थी। जैसे ही बुढ़िया को चूल्हे से आंच लगनी शुरू हुई तो गर्मी महसूस होने पर सही से खुलकर सोने के लिए उसने हाथ फैला दिए। अब शेख चिल्ली ने सोचा कि बुढ़िया खीर मांग रही है। अरे बुढ़िया, मैं इतनी सारी खीर बना रहा हूं, सारी अकेले थोड़ी खा लूंगा। शांति रख, तुझे भी खिलाऊंगा। लेकिन बुढ़िया को जैसे जैसे सेंक लगती रही तो वो और ज्यादा फैलकर सोने लगी और उसने हाथ और भी फैला लिए। शेख चिल्ली को लगा कि ये बुढ़िया खीर के लिए ही हाथ फैला रही है। उसने गुस्सा होकर गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। बुढ़िया का हाथ जल गया। चीखती चिल्लाती बुढ़िया एकदम हड़बड़ा कर उठ गई और शेख चिल्ली पकड़ा गया। शेख चिल्ली ने बोला, अरे मुझे पकड़कर क्या करोगे? असली चोर तो बाहर है। मुझे तो भूख लगी थी, मैं तो अपने लिए खीर बना रहा था। इस तरह शेख चिल्ली ने अपने साथ असली चोरों को भी पकड़वा दिया। अजीबोगरीब सवाल करने के अलावा शेख चिल्ली एक और चीज के लिए जाने जाते थे। वो था चलते चलते सपने देखना। अब शेख चिल्ली बड़े हो रहे थे, लेकिन चलते चलते सपने अभी भी देखा करते थे। और एक बार इसी सपने के चक्कर में उन्होंने एक बड़ा नुकसान कर लिया। एक दिन सुबह सुबह मियाँ शेख चिल्ली बाजार पहुंच गए। बाजार से उन्होंने अंडे खरीदे और उन अंडों को टोकरी में भरकर अपने सिर पर रख लिया। फिर वो घर की ओर जाने लगे। घर जाते जाते उन्हें ख्याल आया कि अगर इन अंडों से बच्चे निकले तो मेरे पास ढेर सारी मुर्गियां होंगी। वो सब मुर्गियां ढेर सारे अंडे देगी। उन अंडों को मैं बाजार में बेचकर धनवान बन जाऊंगा। अमीर बन जाने के बाद एक नौकर रखूंगा जो मेरे लिए खरीदारी करेगा। उसके बाद मैं अपने लिए एक महल जैसा आलीशान घर बनवाऊंगा। उस बड़े घर में हर प्रकार की बड़ी सुख सुविधा होगी। भोजन करने के लिए, आराम करने के लिए और बैठने के लिए उसमें अलग अलग कमरे होंगे। घर सजा लेने के बाद मैं गुणवान, रूपवान और धनवान लड़की से शादी करूंगा। अपनी पत्नी के लिए भी एक नौकर रखूंगा और उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने वगैरह खरीदूंगा। शादी के बाद मेरे 5-6 बच्चे होंगे। बच्चों को मैं खूब लाड प्यार से बड़ा करूंगा और फिर उनके बड़े हो जाने के बाद उनकी शादी करवा दूंगा। फिर उनके भी बच्चे होंगे। फिर मैं पोतों के साथ खुशी खुशी खेलूंगा। मियाँ शेख चिल्ली अपने ख्यालों में लहराते हुए सोचते चले जा रहे थे, तभी उनके पैर पर ठोकर लगी और सिर पर रखी अंडों की टोकरी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अंडे की टोकरी जमीन पर गिरते ही सारे अंडे फूटकर बर्बाद हो गए।
अंडों के फूटने के साथ साथ मियाँ शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव जैसे सपने भी टूट कर चूर चूर हो गए। ख्याली पुलाव पकाने वाले शेख चिल्ली अब थोड़े और बड़े हो गए थे। अब सिर्फ उनके अंदर भोलापन ही नहीं रह गया था, बल्कि वे चतुर भी हो गए थे। किसी के सवाल को बड़ी चतुराई से जवाब देते। जैसे कि एक सवाल पर एक बार उन्होंने कहा कि सड़क कहीं नहीं जाती, हम जाते हैं। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे से बाहर पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, शेख साहब के घर कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत शेख थे, लेकिन शेख साहब चिल्ली के अब्बा जान ही कहलाते थे। वो आदमी उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वो शेख साहब के घर जाना चाहता था, लेकिन उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस आदमी ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। अब क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है ना? इसी गांव में वो रहते हैं ना? हाँ हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि कौन सा रास्ता उनके घर जाएगा। तभी शेख चिल्ली ने जवाब दिया, अरे साहब, घर तक तो आप जाएंगे। ये सड़क और रास्ते तो यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते, इसलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते और ये सड़कें कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा चिल्ली हूँ। मैं वो रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुंच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, तू तो वाकई समझदार और बुद्धिमान हो गया है। हाँ, तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था, मैंने गोद में खिलाया तुझे। चल बेटा, मेरे साथ चल। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिया यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है, तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गया। कहते हैं आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। शेख चिल्ली की शादी तो हो गई, लेकिन क्या वे अब भी वैसे ही थे? एक बार नौकरी खोजने के चक्कर में जब उन्हें कुछ जादुई चीजें मिली, तो उन्होंने जो किया उससे आपको समझ में आ जाएगा कि शेख में कितना बदलाव हुआ। अपनी चतुराई से किसी को सबक सिखाना उन्हें कितना आया, आइए सुनते हैं इस कहानी में। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वो करता नहीं था, हाँ, बातें बनाने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वो बहुत बिगड़ी और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं ले आते, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, तो देती कहां से? इस तरह शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गए। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट झपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थककर चूर हो गए, तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में चलने लगी।
तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और वो उसी ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या ये भी थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल, परसों या उससे अगले दिन क्या करूंगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर में घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रखते थे। समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला ना हो पाया तो कुएं की देव से मदद लेनी चाहिए। वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ नहीं खाया, भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूं तो आगे क्या करूंगा? मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। हे कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों खा जाऊं? लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वो बोल तो सकता नहीं था, इसलिए जवाब कैसे देता? लेकिन उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी है ताकि वो उन्हें ना खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर और उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दें। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम आपका बहुत बहुत उपकार मानते हैं। साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रहे हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा और आप जो कहेंगे वो करेगा। और ये कटोरा वो हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां कुएं के अंदर चली गई। इन सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा ना रही। उसने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों का करतब देखेगी तो फूले ना समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली पास के गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लेने को कहा। साथ ही ये भी वादा किया कि इसके बदले में वो घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाइयाँ खिलाएंगे। वो आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे निकाले और उसे अपने करतब दिखाने को कहा। बात ही बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके थे तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। ये देखकर शेख चिल्ली ने उन्हें रोका और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देरी थी कि कठपुतले ने सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे की ये अजीबोगरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसके बीवी के मन में लालच आ गया। और शेख चिल्ली जब सो गए तो दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उसने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे किसी बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने की चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा ये कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी ये कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास ना हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही हाँका करते हो,
कुछ करके दिखाओ तो जानू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा और कठपुतले से अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थी, इसलिए शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। अब नतीजा ये हुआ कि बीवी उससे पहले से ज्यादा नाराज हो गई और उसने कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून का खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने वाला। अब बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए वहां से चल दिए। वो फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वो हार गए और कुछ भी समझ में नहीं आया तो उनकी आंखें छलछला आई और रोने लगे। ये देखकर कुएं की परियां फिर बाहर आई और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह दी। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुम्हें कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वो चीजें तुम्हें दी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार हम तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रहे हैं। इसकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर और मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। और इसके बाद वे परियां कुएं में चली गईं। जादुई रस्सी और डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुंचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वो आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले और उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया और जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब वे दोनों चीखने चिल्लाने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने की जगह दी, इसलिए भी मैं तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रोकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। ये देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली खुशी खुशी घर की ओर लौट पड़े। जब बीवी ने देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए भी वो झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर, तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरना तुम्हारे लिए बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मनी मन उन्होंने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी ने उसे बांध लिया और जैसे ही डंडा उठा तो ये देखकर उनकी बीवी ने अपने सारे हथियार डाल दिए और कहा कि अब वे कभी भी शेख चिल्ली के साथ वैसा बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भाड़े और जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आया और कटोरे ने बात ही बात में अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए। दोस्तों, शेख चिल्ली थोड़े शौकीन किस्म के आदमी थे। जैसे उन्हें शौक था एक घोड़ी का, इसके साथ ही वो किसी भी इंसान की बातों से दिल से लगा बैठते और उनके मशवरों को मान लिया करते थे। ऐसे में ही एक बार शादी के बाद वो घोड़ी से ससुराल जा रहे थे और उन्हें कई मशवरे मिले। क्या हुआ, आइए सुनते हैं। शेख चिल्ली रोज सोचा करता था कि अगर उसके पास पैसे होंगे तब वो भी अपने लिए घोड़ा खरीदेगा। कुछ पैसे बचाने के बाद उसने अपनी पत्नी रजिया बेगम को अपनी दिली तमन्ना बताई तो रजिया भी ये सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ी। पत्नी से बढ़ावा मिलने पर शेख चिल्ली पैसे लेकर घोड़ा खरीदने चल पड़ा। लेकिन उसके पास जितने पैसे थे उतने में एक बीमार सी घोड़ी ही मिल पाई। वो घोड़ी को लेकर घर आया। घोड़ी देखकर अम्मी ने उससे कहा, ठीक है बेटा, मगर ये घोड़ी तो बीमार सी दिखती है,
इसे भरपूर खाना खिलाना होगा। कुछ दिन लगेंगे, घोड़ी ठीक दिखने लगेगी। एक सप्ताह बीत गया। रजिया बेगम एक दिन सुबह सुबह शेख चिल्ली से मायके जाने की मनुहार करने लगी। शेख चिल्ली मान गया। उसने कहा, अपनी घोड़ी अभी कमजोर है, ऐसा करो कुछ दूर तुम पैदल चलो, फिर कुछ दूर मैं पैदल चलूंगा। इस तरह घोड़ी पर एक आदमी का ही बोझ रहेगा। इस तरह पहली बार अपनी घोड़ी के साथ शेख चिल्ली की ससुराल यात्रा शुरू हुई। शेख चिल्ली घोड़ी पर सवार था और बेगम पैदल। रास्ते में एक आदमी ने कहा, कैसे बेदीद इंसान हो तुम, बेचारी औरत पैदल चल रही है और तुम घोड़ी पर लदे हो, कुछ तो शर्म करो। उस आदमी की बात सुनकर शेख चिल्ली पानी पानी हो गया और तुरंत घोड़ी से उतर गया। उसने बेगम से कहा, बेगम तुम घोड़ी पर बैठो, मैं पैदल चलता हूं। रजिया बेगम के घोड़ी पर सवार होते ही दोनों आगे बढ़े। कोई एक कोस चलने के बाद रास्ते में फिर एक आदमी अपने साथ चल रहे दूसरे आदमी को कोहनी मारते हुए बोला, देखो देखो इस जोरू के गुलाम को, बीवी को घोड़ी पर बिठाकर खुद पैदल चल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद शेख चिल्ली ने घोड़ी रोकी और खुद भी उस घोड़ी पर बैठ गया। घोड़ी अपनी मरियल चाल से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर एक और आदमी ने यह सब देखा और धिक्कारा, अरे कितने निर्दयी हो तुम लोग, इस बीमार घोड़ी पर दोनों चढ़े हो। शेख चिल्ली तुरंत घोड़ी से उतर गया और अपनी बेगम से भी घोड़ी से उतर जाने को कहा। अब दोनों घोड़ी के साथ साथ पैदल चलने लगे। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि फिर एक आदमी ने कहा, अरे हद हो गई मूर्खता की, अरे भाई जब तुम्हारे पास घोड़ी है तो पैदल क्यों चल रहे हो, घोड़ी पर सवार होकर क्यों नहीं जाते। शेख चिल्ली ने घोड़ी को वहीं छोड़ दिया और रजिया बेगम के साथ पैदल ही ये कहते हुए ससुराल की राह पर चलने लगे, हटो, नहीं चढ़ना हमें घोड़ी पर। अब शेख चिल्ली को घर की स्थिति देखते हुए जरूरत हो चली थी एक नौकरी की। जब वो नौकरी करने गए तो क्या उनकी हरकतें पहले जैसी ही थी या उन्होंने कुछ सबक भी लिया। अब क्या हुआ, जब शेख को लगी एक नौकरी और अपनी चतुराई से उन्होंने एक पुरस्कार जीत लिया। शेख चिल्ली की नौकरी गांव के जमींदार के यहाँ लगी। उसे जमींदार शेख मुर्तजा का निजी सलाहकार नियुक्त किया गया और उसका काम था जमींदार के हर हुक्म का बिना मीन मेख निकाले एक एक बात का पालन करना। साथ ही ये भी सख्त हिदायत दी गई थी कि हुक्म उदूली और काम के प्रति लापरवाही रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक दिन शेख मुर्तजा ने आदेश दिया, शेख चिल्ली, सामने जो सफेद घोड़ा बंधा है उसे ले जाकर पानी दिखा लाओ। अब शेख चिल्ली घोड़ा तालाब में ले गया और उसकी चारों ओर चक्कर लगाई और घोड़े को वापस लाकर बोला, हुजूर, घोड़े ने जी भर पानी का दीदार कर लिया है। लेकिन जमींदार ने देखा कि घोड़ा जीव निकालकर हाँफ रहा है। उसने शेख चिल्ली से पूछा, तुम तो इसे पानी पिलाने ले गए थे, क्या इसने पानी नहीं पिया। तभी शेख चिल्ली ने मासूमियत से बोला, हुजूर, आपने पानी दिखाने की आज्ञा दी थी, पिलाने की नहीं। मैं तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये सुनते ही शेख मुर्तजा ने अपना माथा पीट लिया और हिदायत देते हुए कहा कि कारण और परिणाम को समझकर ही सारे काम करना चाहिए। दूसरे दिन शेख चिल्ली से जमींदार ने कहा, मेरी बेगम की तबीयत खराब है, जरा जाकर हकीम को बुला लाओ। कुछ देर बाद शेख चिल्ली हकीम के साथ लौटा। हकीम नब्ज टटोल कर देखने लगा। वो अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा था कि एक ताजुब उठाए 4 लोग आए। एक नौकर लोबान और अगरबत्तियां लेकर वहीं पर खड़ा हो गया। हकीम ने भी कुछ दवाइयां निकालकर बेगम को दी ही थीं कि 6 आदमी कुदाल और फावड़ा लेकर वहां आ गए और शेख चिल्ली ने उन्हें भी कमरे से बाहर कर दिया। दवा के असर से बेगम को राहत मिली। शेख मुर्तजा कमरे से बाहर आए और शेख चिल्ली से पूछा कि ये सब क्या माजरा है। शेख चिल्ली ने बोला, कल हुजूर ने ही तो फरमाया था कि अच्छा मुलाजिम वो होता है जो काम के कारण और परिणाम को समझकर उससे जुड़े सारे काम निपटा दे। मैं तो वही कर रहा हूँ हुजूर।
आपने हकीम साहब को बुलवाया क्योंकि बेगम बीमार थी। यदि हकीम की दवा काम ना करती तो बेगम की मौत हो जाती। इसलिए मैंने ताबूत, कब्र खोदने वाले, इन सब का इंतजाम भी हकीम साहब को बुलाने के साथ ही कर लिया था। जमींदार गुस्से से भुनभुनाता रह गया। वो समझ चुका था कि इस आदमी को नसीहत न देना ही बेहतर है। इसी तरह एक दिन वक्त काटने के लिए शेख मुर्तजा ने अपनी बैठक में सभी मुलाजिमों को बुलाया। फिर उसने गप्पेबाजी की चर्चा छेड़ दी। तभी शेख मुर्तजा ने झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता बैठे बैठे ही आयोजित कर ली। उसने घोषणा की कि सबसे शानदार झूठ बोलने वाले को उम्दा मकान देगा। एक मुस्लिम बोला, मैं एक बार जंगल में आदिवासियों की बस्ती में रात बिताने के लिए गया। एक झोपड़ी के दरवाजे पर भैंसों से भी बड़ी चींटियां बंधी थी। सुबह मुझे झोपड़ी वाले ने चींटी का दूध दिया, वो तो भैंस के दूध से भी उम्दा था। शेख मुर्तजा ने कहा, अच्छा तो इसमें झूठ क्या है? इस दौर में तो यह संभव है। एक दूसरे मुलाजिम ने गप हाँकते हुए कहा, अरे शेख साहब, एक दिन मैं जंगल की राह में भटक गया और पहाड़ की तलहटी तक चला गया जहां बड़े बड़े सुरंग थे। उन सुरंगों में से मैंने ऐसे चूहे निकलते देखे जो हाथी से भी बड़े थे। शेख ने फिर वही बात दोहराई, अरे ये भी संभव है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि चूहों को हाथी से बड़ा कद दे दे। किसी ने तरबूज के आकार का अंगूर बताया तो किसी ने बिल्ली जितने बड़े हाथी की बात की। किसी ने पलंग सहित आकाश में उड़ने की चर्चा की तो किसी ने पेड़ उखाड़कर चीते के शिकार की। पर किसी भी झूठ से शेख मुर्तजा प्रभावित ना हो पाया। अंत में शेख चिल्ली अपनी जगह से उठा और बोला, भाइयों, ये जमींदार परले दर्जे का मूर्ख है। इसको इसकी जमींदारी से बेदखल कर देनी चाहिए। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी म्यान से तलवार खींच ली और कहा, खामोश शेख चिल्ली, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है? तभी शेख चिल्ली ने बड़े अदब से कहा, हुजूर, मौत नहीं बुला रहा हूं, मैं तो सबसे न्यारा झूठ बोल रहा हूं। उसकी बात सुनते ही जमींदार हंस पड़ा और उसे पुरस्कार का हकदार घोषित कर दिया। नौकरी बदलती रही, लेकिन शेख वैसे के वैसे ही रहे। चतुराई से सोचना या सपने देखने लगना अभी भी वो किया ही करते थे। ऐसे में जब वे एक बार एक शिकार पर गए तो कुछ ऐसा हुआ कि नवाब ने उन्हें खूब शाबाशी दी और शेख चिल्ली का नाम पूरे इलाके में एक बार फिर फैल गया। शेख चिल्ली का भाग्य जागा। झज्जर के नवाब ने शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया। शेख चिल्ली अब समाज का गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी अपने साथ आने की विनती की तो नवाब साहब ने पूछा, अरे मियाँ, तुम जंगल में क्या करोगे? जंगल कोई दिन में सपने देखने की जगह थोड़ी है। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करने जाओगे? शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया, सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का। तो अब जनाब शेख चिल्ली भी हाथ में बंदूक थामे शिकार पार्टी के लिए हो लिए। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो वो साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा, वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे चुप बैठो, इस तरह तुम पूरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे। शेख चिल्ली चुप हो गया, लेकिन उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ के पीछे छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी उसके पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा।
मैं तेंदुए के एकदम पीछे जाऊंगा। तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूं। उसे पता होगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा, और फिर मैं। और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबोचने ही वाला था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मरे हुए शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। उसने कहा, क्या गजब निशाना है, तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियां, शाबाश, नवाब साहब ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इसी बीच पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुआ का मुआयना करने के लिए इकट्ठा हो गई। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन शेख चिल्ली ने हम सबको सबक सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को भी कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन तेंदुआ मर चुका था और अब शेख चिल्ली एक अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को भी कोई शक नहीं था। दोस्तों, आप सुन रहे थे शेख चिल्ली की कहानियां। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इन कहानियों को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। कैसी लगी आपको ये कहानियां, हमें कमेंट करके बताएं और सुनते रहें टेल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।